हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आज आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री सेक्शन चैप्टर विलयन चैप्टर में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का द्रव विलयनों में एवं उसका वाष्प दाब। यानी जब किसी आप द्रव में कोई ठोस विलयन डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या अंतर आता है। पेज से पहले हम जानेंगे वाष्प दाब होता क्या है। तो साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प एवं द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी आपके पास कोई विलयन है, इस विलयन का जो आपका द्रव है, यानी यहाँ पर आपका कोई द्रव है, द्रव आपका चेंज हो रहा है गैस में, वाष्प में, और गैस चेंज हो रही है आपकी द्रव में। तो ये द्रव ये गैस में चेंज हो रहा है, गैस द्रव में चेंज हो रही है, इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प दाब कहलाता है ना। तो अगर आपके पास दो विलयन है, एक आपके पास शुद्ध विलायक है, यानी आपके पास दो विलयन हैं, एक में आपका शुद्ध विलायक है और दूसरे कंटेनर में आपके पास विलयन है। ये अब देखिए, ये विलायक है तो विलायक आपका साम्य अवस्था पर हो, विलायक को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको, तो इस जो द्रव है आपका वो आपका गैस में कन्वर्ट होगा। गैस में कन्वर्ट होगा तो जितनी गैस बनेगी वो इस पर दाब लगाएगी, वो उसका दाब वाष्प दाब हो गया साम्य अवस्था पर। लेकिन विलयन में क्या होगा? आपका जो द्रव होगा और द्रव के अंदर क्या होगा? आपका जो ठोस पदार्थ होगा जो आपने इसमें बोला गया। तो ठोस पदार्थ की वजह से इसके सरफेस पर ठोस के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिससे जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने से थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा सा कम परिवर्तित होगा। तो जितना कम परिवर्तित होगा तो उतना ही इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि, है ना, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसी विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है ना। और इसके लिए राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? दाब क्या होता है? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, है ना। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? P1 इक्वल टू P01 X1। P01 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। X क्या है? आपका मोल अंश, है ना। यानी किसी भी विलयन का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये आपका नियम था, है ना। तो इस तरीके से जो विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, उनके बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं शुद्ध विलयन के बीच में, यहां पर हम एक ग्राफ लेंगे तो इधर क्या होगा? आपका वाष्प दाब, इधर क्या होगा? आपका मोल अंश। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0 से शुरू होकर के इस तरीके से आपको एक सीधी रेखा मिलती है। यहां पर राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करते वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है पहला आपका आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन होते हैं वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम आदर्श विलयन कहते हैं, है ना। आदर्श विलयन के बीच में विलेय और विलेय और विलेय व विलायक दोनों प्रकार के अणुओं के बीच में अंतरा अणुक बल बराबर लगता है।
यानी विलेय को हमने मान लिया, विलयन में दो तरीके के पदार्थ होंगे, एक विलेय और एक विलायक। हमने विलेय को मान लिया ए और विलायक को मान लिया हमने बी। तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, तो यानी देखो दो तरीके के फोर्स लगेंगे, दो तरीके के। जो आपका जो विलयन होगा उसके अंदर आपका एक ए है विलेय और एक आपका विलायक है बी। तो दोनों अणुओं के मध्य दो तरीके के बल लगेंगे, एक आकर्षण बल जो लगाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतराल बल, तो ए और ए के बीच में लगेगा, दूसरा लगेगा बी और बी के बीच में लगेगा, तीसरा जो लगेगा वो ए और बी के बीच में लगेगा। इस तरीके के बल लगेंगे। तो ए और ए के बीच का बल या जे बराबर होगा बी और बी के बीच के बल के, जे बराबर होगा आपका ए और बी के बराबर। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं आदर्श विलयन। ठीक है। आदर्श विलयन की एक और विशेषता होती है कि आदर्श विलयन की जो एंथैल्पी होती है डेल्टा एच, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे विलयन को हम कहते हैं आदर्श विलयन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है आदर्श विलयन का? आदर्श विलयन का एग्जाम्पल आपका एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये दोनों का विलयन होगा, एन हेक्सेन का एन हेप्टेन का, तो वो आदर्श विलयन होगा। आपका ब्रोमोएथेन और ब्रोमोएथेन, क्लोरोमेथेन, इनके जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो आपके आदर्श विलयन होंगे। बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर भी आपका आदर्श विलयन की श्रेणी में आएगा। इसके बाद अब बात आती है आपके अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक। तो वे विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक विचलन, और जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन कौन होते हैं? धनात्मक विचलन यानी वे विलयन जिनमें विलेय और विलेय, ए और ए के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा हो विलेय और विलायक के अणुओं से, ए और बी के अणुओं से विचलन अधिक हो, ऐसे विलयन होते हैं धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन में ऐसे अणु जिनके अंदर विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है विलायक और विलायक से, तो ऐसे विलयनों को बोलते हैं हम ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके जो आपका धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन का आपका एग्जाम्पल कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ? आपकी एसीटोन के साथ, एसीटोन CH3CO CH3 है ना, इसका हो गया। और आपका एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एल्कोहल एसीटोन के साथ, C2H5OH, किसके साथ? एसीटोन के साथ। ये धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि एसीटोन के अंदर OH ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर भी OH ग्रुप होता है, तो ये इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, इसलिए ये अपनी वास्तविक वैल्यू से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है? जो इससे ऋणात्मक विचलन शो करें, यानी ए बी विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है, ए विलेय और विलेय से ज्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका? इसका एग्जाम्पल आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CHCl3 एंड CH3CO CH3, ये आपका ऋणात्मक विचलन शो करेगा। ठीक है। ये
बे विलयन जो राउल्ट नियम से राउल्ट के नियम से अधिक विचलन शो कर रहे थे, धनात्मक विलयन जो कम शो कर रहे थे वो ऋणात्मक विलयन। तो इनको हमने ग्राफ प्लॉट करा वाष्प दाब और मोल अंश में। तो हमने इस पेस्ट यहाँ पर जीरो पर क्या ले लिया, x1 अपना जीरो ले लिया तो x2 1 होगा। अगर हमारा x1 1 है तो x2 आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो इनके बीचों में हमने वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचा। हमारा यहाँ पर x1 जीरो था, तो जैसे जैसे x2 का वाष्प दाब कुछ बढ़ा, मोल अंश बढ़ा, यहाँ पर x1 बढ़ता जा रहा है इधर इस रो पर, x2 इधर कम होता जाएगा, है ना। इस रो पर क्या हो जाएगा आपका, x2 आपका जीरो था, x2 बढ़ता जाएगा, x1 कम होता जाएगा। इन दोनों को हमने देखा है कि जैसे जैसे इसका मोल अंश बढ़ रहा है तो P1 दाब इसका बढ़ रहा है, P1 बढ़ रहा है यानी x1 की वैल्यू बढ़ रही है। इधर आपका P2 बढ़ रहा है, P2 बढ़ रहा है यानी x2 की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जब विलयन का कुल दाब देखा तो ये आपका क्या हो गया, प्रेशर P1 प्लस P2। तो ये वास्तविक लाइन से थोड़ा सा इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो इसको बोलेंगे धनात्मक विचलन। पूरा विलयन का वाष्प दाब होता है वो भी आपका पॉजिटिव आता है। ऋणात्मक विलयन में इसका एकदम अपोजिट हो जाता है। ऋणात्मक विलयन में क्या होता है, वाष्प दाब वास्तविक राउल्ट के नियम से थोड़ा सा कम हो जाता है। बढ़ता ये भी है आपका P1, वैल्यू इसके साथ बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है टोटल कुल, क्योंकि इनकी वैल्यू वास्तविक वैल्यू से राउल्ट के नियम की वैल्यू से थोड़ी सी कम आती है, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं ऋणात्मक विलयन, ऋणात्मक विचलन। इसके बाद आती है आपकी क्वथांकी। क्वथांकी क्या होता है, क्वथांकी ऐसे विलयन होते हैं, ऐसे दो घटकी मिश्रण हैं जिनमें कुछ द्रव मिश्रित करने पर द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है। यानी किसी विलयन में कोई पदार्थ हम मिक्स कर दें तो उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आए, ऐसे विलयन को कहते हैं हम क्वथांकी। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इनका ये निश्चित ताप पर उबलते हैं, यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर ही उबलेंगे, और इनको प्रवाही आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूनतम क्वथांकी और एक अधिकतम क्वथांकी। न्यूनतम क्वथांकी कौन से होते हैं, न्यूनतम क्वथांकी वो होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो राउल्ट के नियम से क्या विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक। और अधिकतम क्वथांकी कौन से होते हैं, जो राउल्ट के नियम से, अधिकतम क्वथांकी जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।